Good evening, everyone. How are you all? So this is your second module of finance training. That is on the basis of corporate finance. तो आज के सेशन में प्रॉपर डिटेल्ड सेशन होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर. लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स कुछ चीजें कवर की थी. फाइनेंस होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस. तो दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंस जिसको हम आज प्रॉपर डिटेल में, इसकी क्लासिफिकेशन प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे. तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को प्रीवियस सेशन में कोई डाउट हो तो आप वो क्लियर कर सकते हो, देन हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. रणवीर, आपका क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है? ओके, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. ओके, आप सबका इंडक्शन हुआ था? तो इंडक्शन का मैं भी पार्ट थी, तब मैंने अपनी इंट्रो दी थी, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो देन फिर से मैं दे सकती हूँ. सो माय नेम इज हरलीन, एज आप देख भी रहे हो. ठीक है, मेरे मीटिंग में शो हो रहा है. एंड आई एम योर फाइनेंस ट्रेनर इन विदिन लर्निफाई. आई एम पास्ड आउट इन MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, जो मेरा मेजर सब्जेक्ट था. एंड करंटली फ्रॉम लास्ट 1 year working in organization that is automotive parts manufacturing organization as an executive, where I deal with HR as well as finance compliances issue. So second doubt is, can you please explain task 2? Task 2 of chapter 1 is वो आपको पर्सनल. ओके, टास्क 2 क्या था? कोई रिमाइंड करवा सकता है, किसी को याद हो? मैम, रोल ऑफ फाइनेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. यस, इकोनॉमी पे क्या ग्रोथ होती है, फाइनेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये सारी चीजें हमने टास्क 2 में की थी. एंड ऑफ द सेशन मैं आपको मॉड्यूल 1 में टास्क 2 को फिर से प्रेजेंट करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. हर्षिता, इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर सेशन 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस. बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सेशन. ठीक है, वैसे तो फाइनेंस के सारे टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही आ जाती है, चीजें होती हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस. सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि हमने कॉर्पोरेट जॉब करनी है, ठीक है, जैसे अभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां का फाइनेंस कैसा होता है, क्या चीजें हम देखते हैं. ठीक है, अगर किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है. अगर इन फ्यूचर जॉब करनी है आपने इन अकाउंटिंग फील्ड,
तो भी बहुत जरूरी है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम आज की इस ट्रेनिंग में समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बेसिक जो डिटेल है वो मैंने पीपीटी में मेंशन किया है, लेकिन उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फर्दर एग्जांपल्स ऐड ऑन करके उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि एंड ऑफ द सेशन आपको जो भी मैंने आज टॉपिक कवर किए होंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग सबको क्लियर है कि जो भी हम कॉर्पोरेट में फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, हमारे गोल्स क्या होते हैं, गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे बजटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सारी एक्टिविटीज जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आ जाती है। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस सिर्फ एक पॉइंट तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि फाइनेंस को मैनेज करना, लेकिन फाइनेंस को मैनेज करने में इसके बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं, इसमें इसके बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाते हैं जिसको डिटेल्ड में पढ़ना बहुत जरूरी है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ऐसे और भी इसमें टॉपिक्स हैं जिसको समझ के हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस की टाइप है दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग पता है सबको। इक्विटी फाइनेंसिंग हम शेयर्स को बोलते हैं। ठीक है, जॉन्सी फाइनेंसिंग में कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है अर्निंग्स के लिए। ठीक है, अर्निंग्स को रिटेन करने के लिए इक्विटी को इशू करते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। अभी इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत सारी कंपनीज करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी नहीं करती। ट्रेडिंग है ना, स्टॉक मार्केट में बहुत जो कंपनी लिस्टेड होती हैं वो भी शेयर्स इशू करते हैं, कुछ प्राइवेट इशू भी करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी मतलब डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो अपने शेयर इशू करती हैं, मोस्टली पब्लिक जो कंपनीज होती हैं वो इशू कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज अपने प्राइवेट इक्विटी इशू कर सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इशू नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। हेयर सम एग्जांपल्स ऑफ इक्विटी मार्केट जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी से समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी फाइनेंसिंग में होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग कैसे होती है, आईपीओ जनरेट करने से। कल मैंने आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बताया था। ठीक है, कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इस एक या दो लाइन में लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, जिसको याद है कल वाला। एनीवन? ओके, यस। सो आईपीओ क्या होता है, जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर होने के लिए उसको अपने प्राइवेट सेक्टर का पार्ट पब्लिक को सेल करना होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में उसे कुछ अपने कुछ स्टेक को सेल करना पड़ता है और उसको पब्लिक में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके लिए उसको आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए पब्लिक ऑफरिंग करती है कंपनी, दैट इज आईपीओ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इन 2012 फेसबुक वेंट पब्लिक। फेसबुक 2012 में पब्लिक हुई थी $16 बिलियन के थ्रू आईपीओ, एंड उसने सेलिंग किए थे अपने सारे शेयर फर्स्ट टाइम। ठीक है, फेसबुक वाज एबल टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट कैपिटल टू फंड इट्स ग्रोथ एंड ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद कैपिटल और ग्रोथ
दोनों ही बहुत हाई और पीक पे गई थी फेसबुक की। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मेजरली आपके जो शेयर्स इशू करते हैं उस पे प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो आईपीओ जनरेट करती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करने के लिए, और जितना भी उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है वो सारा खुद ही गेन करने के लिए, ठीक है। तो इन जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी पब्लिकली नहीं ट्रेड करती उसको हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन की है कि इन 2009 उबर ने अपने रेज किए थे $2 लाख इन अ सीड राउंड फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। As the company grew, it attached more significant private equity investment from firms like Benchmark and SoftBank, and enabling Uber to expand its operations globally. 2009 में उबर ने $2 लाख रेज किए थे, ठीक है, किसी एंजल इन्वेस्टर से। एंजल इन्वेस्टर्स के कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं बेसिकली जो बहुत रिच पीपल होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो न्यू जो वेंचर्स होते हैं ना, जो न्यू स्टार्टअप होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उबर ने एंजल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवाई एंड देन कंपनी उनकी काफी ग्रोथ में चली गई, एंड जो भी उन्होंने अपना एक टारगेट लिया था उन्होंने वो अपने ऑपरेशंस में वो ग्लोबली अचीव कर लिया था, ठीक है। बहुत सारे फर्म से भी लिए, जैसे बेंचमार्क एंड सॉफ्ट बैंक के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक सबको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? थर्ड एग्जांपल इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या आ जाती है आपके? वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग आपने पहले भी सुना होगा कि वेंचर कैपिटल होती क्या है, ठीक है। वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट इक्विटी या कह लो कि टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है जो सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है या फिर स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए करती है, ठीक है। वेंचर्स कैपिटल स्टार्टअप में एक स्मॉल कंपनी होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो सकती है, स्मॉल बिग का कोई इशू नहीं है। वेंचर कैपिटल कोई भी कंपनी जिसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती है। वेंचर कैपिटल बहुत सारे वेंचर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2013 में स्नैपचैट ने $60 मिलियन रेज किए थे इन सीरीज बी फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फ्रॉम आईवीपी। एंड इससे क्या होगा कि स्नैपचैट का जो स्केल एकदम से हाई चला गया था, प्लेटफॉर्म के फीचर्स बड़े थे, उनको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था। अभी वेंचर कैपिटल्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो अभी वेंचर कैपिटल्स हैं, ठीक है। करंटली अगर एग्जांपल दूं तो एप्पल, एप्पल इज आल्सो वेंचर कैपिटल फंडिंग कंपनी। बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एप्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है। फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, शार्क टैंक। तो ये सारी जो कंपनीज है इसमें वेंचर कैपिटल लगी हुई है, ये वेंचर कैपिटल फंडिंग के थ्रू अपनी कंपनी को प्रोग्रेशन पर लेके जा रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। अगर मैम किसी के भी, हाँ जी, मैम प्राइवेट और वेंचर में डिफरेंस क्या होगा फिर? प्राइवेट और वेंचर में डिफरेंस बस उनके परसेंटेज का ही आ जाता है, ठीक है। मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो कभी भी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड नहीं होते, ठीक है, वो ट्रेड नहीं कर सकते, उनको प्राइवेट ट्रेडिंग ही करनी पड़ती है। लेकिन जो वेंचर होते हैं
वेंचर कैपिटल फंडिंग वाले कंपनीज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं। बेस मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं होती। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब एंजल इन्वेस्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। वो पर्सन, बहुत जो वेल्दी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर कोई नए स्टार्टअप में या तो फिर अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। इन 2004 गूगल रिसीव्ड एन अर्ली इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 lakh फ्रॉम Andy Corporation, founder of Sun Microsystem. This angel investment helped Google grow during its nascent stage before it's eventually went public in 2004. Public तो 2004 मतलब इवेंचुअली 2004 में इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे एक एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई थी गूगल में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली ऐसी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं ऑनरशिप के लिए, उनके लिए ना सिक्योर्ड होती है ये इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें किसी भी एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, अगर तो वो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट पे जितना भी डिविडेंड बनता है, ठीक है, जो भी उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है वो प्रोवाइड करती है कंपनी, कंपनी ग्रोथ पे जाती है, इट्स ओके, उसको उसका डिविडेंड या जो प्रॉफिट उसको मिलता रहता है। इन केस कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर कंपनी की एसेट्स वगैरह जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपनी जो अपनी अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो एंजल इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसीलिए डिफरेंशिएट होती है बाकी इन्वेस्टमेंट से। अनदर वन इज इक्विटी क्राउड फंडिंग। इक्विटी क्राउड फंडिंग क्या होता है? अब अपने कंपनी के जब कोई भी अपने बिजनेस के स्टेक को सेल करती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको इक्विटी क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्राउड वर्ड से आप उसको रिलेट कर पाते हो, इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, चाहे वो उनका शेयर बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की है, इन 2014 अगलस वी आर अ वर्चुअली reality company raised $2.4 million on the crowd funding। क्राउड फंडिंग पे इन्होंने इतने $1 million अपने स्पेंड कर दिए, बहुत अच्छा गेन और मार्केट में अटेंशन इनको मिल गई थी एंड ओवरऑल इनका बेनिफिट ही हुआ था। अभी किसी को पता है बेसिकली क्राउड फंडिंग का जो रीजन क्या होता है, कंपनी क्यों करती है? बहुत रेयर कंपनीज करती है, लेकिन करती क्यों है, इसके बिहाइंड क्या पर्पस होता है? मैम, जब उन्हें कोई प्राइवेट बिजनेस कैरी करना रहता है प्राइवेटली। ओके, मैम किसी लेसर नोन कंपनी के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है कि उन्हें एक कैंपेन मिल जाए और मार्केट अटेंशन मिल सके, यस, जो ताकि उनका कंपनीज, लेटर रिकमेंडेशन मिल सके किसी बड़ी कंपनी के राइट, साथ। जो बेसिकली स्टार्टअप्स होते हैं वो कंपनी के लिए अच्छा होता है, मार्केट में एक पोजीशन भी बन जाती है एंड देन उनको ग्रोथ भी मिल जाती है। सेकेंडरी ऑफरिंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जो भी कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में अपने शेयर जो इशू करती हैं सेकेंडरी ऑफरिंग में आ जाती है। यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सेकेंडरी ऑफरिंग। ये तो सबको क्लियर ही होगा। एंड अनदर एग्जांपल इज डायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होती है? वो वाली कंपनीज जो अपने पहले तो वो कंपनीज प्राइवेट होती है, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को
सेल करके पब्लिक में ट्रांसफर हो जाती है और डायरेक्ट लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट में, दैट इज डायरेक्ट लिस्टिंग कंपनीज। ठीक है, न्यू वंस, न्यू वो अपने आईपीओ नहीं ऑफर करती, ठीक है, मार्केट में, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में ट्रांसफर करके एग्जिस्टिंग शेयर को ही ट्रांसफर कर देती है टोटली और लिस्टेड हो जाती है एंड देन ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाती है। सो दिस इज अ examples of equity financing, and that next one is debt financing. Debt financing, जब कोई भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी सेक्टर से लोन्स लेती है, ठीक है, वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डेट के थ्रू करवाती है, डेट इज डेट फाइनेंसिंग सिंपली। डेट फाइनेंसिंग में बेसिकली चीजें क्या होती हैं, देखो ये तो सिंपल में समझ में आ रहा है कि हाँ डेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन रीजन क्या होता है डेट फाइनेंसिंग करने का? क्या कंपनी के पास इतनी फंडिंग नहीं होती? देखो, एक होती है कैपिटल, ठीक है, इतनी कैपिटल उन्होंने रेस कर ली, ठीक है, कोई पर्सन किसी पर्सन से इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, डेट फाइनेंसिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? मैम टैक्स इंसेंटिव्स। ओके, एक चीज और होती है, मोस्टली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि जैसे फॉर मैम एग्जांपल कोई हाँ कंपनी जी, मैम अपना ओनरशिप नहीं खोना चाहती है, इसलिए वो डेट फाइनेंसिंग करती है। मतलब यस वो अपने कंट्रोल करना चाहती है अपने मैनेजमेंट पे। यस राइट। और इससे समटाइम ऐसा भी होता है, ऑनरशिप तो उसको अपनी रिटेन रखनी होती है, समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी को डेट फाइनेंसिंग पर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि वो अगर किसी इन्वेस्टर को दे तो उसको रेट ऑफ रिटर्न मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जाम्पल कि वो 25% मांग रहा है, लेकिन डेट के थ्रू उसको सिर्फ 10% ही देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंशिएट होता है इस चीज में। कुछ कंपनीज ये चीजें देख के भी अपनी जो कैपिटल में डेट इंक्लूड कर लेती है अपनी फाइनेंसिंग में। कुछ इसके यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन की है, जैसे बैंक से लोन, बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट्स भी एक काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू इशू होते हैं। डिबेंचर्स, ठीक है, बिजनेस लोन्स की ऐसी सिंपल लोन्स, मॉर्गेज एंड बिजनेस टर्म्स लोन्स, मतलब काइंड ऑफ लोन्स ही हैं सारे, लेकिन इनकी थोड़ी सी कंडीशंस अलग अलग होती हैं जो एक बिजनेसमैन को किसी भी कमर्शियल बैंक के थ्रू अवेलेबल होते हैं। एंड अनदर वन इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड वर्ड क्या होता है? ठीक है, बेसिकली अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो 800 है, लेकिन मैं उसको मार्केट में सेल करने का कर रही हूँ 1000 का, डेट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट कितना है 200 का। ठीक है, डिविडेंड इज ऑल्सो प्रॉफिट, लेकिन हम जो शेयर मार्क जो हमारी कंपनी में शेयर्स इशू करते हैं ना, जब हम कोई पर्सन शेयर लगाता है, ठीक है, परचेज करता है शेयर, उसको जौन सा प्रॉफिट होता है ना उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो उसका प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट को हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। कि अगर कंपनी में कोई शेयर्स इशू हुए हैं, शेयर होल्डर्स को जो हम प्रॉफिट देते हैं, दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं हम? अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करने के लिए, ज्यादा टाइम हमारे साथ काम करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो और शेयर इन्वेस्टमेंट करते रहें। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी भी बहुत जरूरी है शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने आपको
एक कैलकुलेशन वाली दी हुई है, ठीक है। डिविडेंड, हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशो के ऊपर। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होती है? जब हमारी नेट इनकम को हम डिवाइड करते हैं हमारे डिविडेंड पेड से, हमारी डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाती है। नीचे इसी एक एग्जांपल को इसी फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन किया है। मान लो कंपनी $100 मिलियन डिविडेंड पे कर रही है पर ईयर, एंड उसको कितनी इनकम हो रही है? $300 मिलियन, ठीक है, जो उसकी नेट इनकम है इन अ ईयर, और डिविडेंड $100 मिलियन दे रही है। तो इन केस डिविडेंड पे आउट रेशो कितनी आ जाएगी? 33%, ठीक है। दिस इज एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो नेगेटिव भी आ सकती है, जो बिल्कुल भी गुड साउंड नहीं करता कंपनी के लिए, ठीक है। और ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है जहाँ पे आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो, बहुत रेयर होती है कि आपकी बिल्कुल निल आ जाए, ठीक है। वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो गई ना। तो अगर आपकी हमेशा पॉजिटिव में ही आती है तो वो एक अच्छे मतलब बिजनेस के लिए, गुड साउंड बिजनेस के लिए अच्छा होता है। और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कंपनीज यूज करती है अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रेशो निकालने के लिए। बहुत सारे और भी मेथड्स यूज कर सकती है कंपनीज, बट अगर बेसिक बताऊं तो हमारे अगर बुक्स वगैरह में यही हमारे यूनिवर्सली यूज होता है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग। अब तक का क्लियर हुआ सारा कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट किया? किसी को कोई डाउट? एंड सेशन आज हम एक प्रैक्टिकल टास्क करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। पढ़ तो हम रहे हैं, सिर्फ हमारी क्लियर हो ही नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी करेंगे लास्ट में। अभी कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन कैपिटल का भी एक बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जब भी अपनी कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस करते हैं, हमें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करना पड़ता है एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। चाहे वो मनी के थ्रू हुई हो, चाहे वो शेयर्स के थ्रू हुई हो, हमारी इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को क्यों? ठीक है, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई लैंड वगैरह परचेज कर रही है, वहां पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई कंपनी की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती और शॉर्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कंपनीज की मशीनरीज, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें परचेज कर लेते हो, तो कैपिटल बजटिंग भी आपको उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। ये एनालिसिस करना पड़ता है कंपनी का कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने गोल्स और टारगेट्स हैं सेट करने पड़ते हैं। कैपिटल बजटिंग, ठीक है। बिजनेस में कोई बजट बनाने के लिए जैसे पर्सनल बजटिंग करते हैं ना, वैसे बिजनेस में भी एक बजट करनी पड़ती है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। अब जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें समझ के हमें उसका एक्चुअल मीनिंग क्लियर होगा। कैपिटल बजटिंग हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करती है, ठीक है। हम अगर अपने बजट के अकॉर्डिंग चले तो ही हम इन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको मतलब जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, शेयर मार्केट में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि एक बच्चे चीज के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है।
कि हाँ कभी ना कभी तो बढ़ेगा। अगर वो बहुत ही कम मार्जिन पे भी वो शेयर बढ़ रहा है ना प्राइस शेयर का, तो वो तभी भी उसको मतलब लगा रहता है, मतलब कोई होता है कि नहीं, पेशेंस एंड देन वॉच कि क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है, शेयर का। तो क्या होता है कि वो एक उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि अगर मान लो उनका 20 25 30 35 मोर देन 30 35 ईयर के बाद अगर वो अपने शेयर का प्राइस देखते हैं तो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए, डेट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक प्रॉपर डिसीजन लेना भी जरूरी है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब मेरे को अभी उनका नाम, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी जो अभी इस time तो नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड के। उनके उन्होंने एक शेयर मार्केट में ऐसे किसी भी में अमाउंट 3 पॉइंट कुछ ऐसे पैसे में थी, तो अभी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वॉइस बिल्कुल सही आ रही है? एम आई ऑडेबल? ओके। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग से कुछ ऐसी अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स का हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं अगर प्रॉपर उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर स्टडी करने के बाद हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में बच सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ना करें, फ्यूचर में लॉस होगा। बिजनेस गोल्स को सेट करना, अपने टारगेट्स लेके जाना, मिशन विजन को उसके साथ काम करना, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। रिसोर्सेज को आप कैसे एलोकेट कर सकते हो? कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कंपनी है रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट, ठीक है, फूड बनाती है कोई भी कंपनी, एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे वो अपना बेंचमार्क सेट करेगी, कैसे वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी, ठीक है। एक अगर उसने में स्टार्ट करके स्टेट लेवल तक, देन फिर प्रॉपर एक कंट्री को कैसे कवर करेगी, देन अनदर कंट्रीज में ग्लोबल कैसे अपना बिजनेस जो है वो करेगी, एक्सपैंड करेगी, ये सारी चीजें में सोर्सेस को एलोकेट करने की मैनेजमेंट होती है बस। प्रॉपर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, ठीक है, नीचे कंपनी है, ठीक है, उसको वो सबसे पहले क्या है, वो मटेरियल परचेज कर रही है। अभी सही है, हमारी आ रही है आपको आवाज? ओके। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई भी एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस, फॉर एग्जांपल कि पहले आप जो रॉ मटेरियल खरीदते थे वो पर पीस आपको ₹50 मिल रहा था, लेकिन मार्केट में एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जब वो 50 से 30 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको तब उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है रॉ मटेरियल की, आपके पास ऑलरेडी इतना स्टोर है रॉ मटेरियल, लेकिन आप उसको उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको ₹20 का मार्जिन पड़ रहा है रॉ मटेरियल में। सबसे पहले आप अपने ये सोचोगे, ये एनालिसिस करोगे क्या मेरा रॉ मटेरियल पेरिशेबल तो नहीं है, ठीक है, हम इसको कर सकते हैं यूज के नहीं। अगर तो वो
कार्बन स्टील ये सारी चीजें होंगी तो कर सकते हैं, कुछ इतना नहीं है, कुछ टाइम पीरियड के लिए हो जाता है। अगर बल्क में ऑर्डर आ जाते हैं तो भी बहुत यूज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आप रॉ मटेरियल एक्सेस में परचेज करके रख सकते हैं, जस्ट कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस के बारे में ऑलवेज सोचना, एक्सपेंशन के बारे में, एक्सपेंशन थ्रू वेरियस मेथड्स, कि आप सिर्फ ये नहीं कर रहे, आप मैन्युअली चीजें कर रहे हो अभी तक अपने बिजनेस में, आप कब आप एआई का यूज करोगे, अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेके जाओगे। आजकल तो इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो गई है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें मेंटेन करके रखनी। तो ओवरऑल जो कैपिटल बजटिंग है बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बस अपने लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ के जाते हो ना, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो। कोई भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करो, उसकी कैपिटल बजटिंग, उसकी फाइनेंशियल रेशो, उसकी जो भी मॉडलिंग, बजटिंग, कैश फ्लोज जो भी उसके होते हैं, वो उन जो भी उनके फॉर्मेट्स होते हैं वो चेक करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मिल जाता है हर एक कंपनी का, उनकी वेबसाइट पे डाउनलोड करो। ठीक है, लास्ट 10 ईयर का उनका क्या प्रॉफिट क्या चल रहा है उसको स्टडी करो, क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन करो। अगर तो वो सेम सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, देन कॉम्पिटिटर्स को कंपैरिजन करो। यस, कि अगर अगर हम मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो रियलमी रेडमी को ओप्पो के साथ। ठीक है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट ही वो मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या डिफरेंशिएट करता है कि वो कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है। ठीक है, उनकी कैपिटल बजटिंग क्या है and जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कैपिटल बजटिंग क्या है, दोनों को एनालिसिस करना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअल वे में कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज क्लियर कर दी हैं। आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा ना, तो प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें हम करेंगे प्रॉपरली, तब आपको ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक तरह का मेथड बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक बोल सकते हैं, जो हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 4 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी अभी क्या वैल्यू बन रही है, डिफरेंस बता देता है कि कितना हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो है और हमारा प्रेजेंट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है एक पीरियड में। सो दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरह और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी डिफाइन किया है। ठीक है, ध्यान से समझना कि किसी भी हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल में प्राइसिंग हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे सिग्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन से जो भी आपको इसके लिए वर्क दिया गया है। ठीक है, सो आर डिफाइन द नेट कैश फ्लो, net cash inflows minus outflow during a single period. T define the period. I for the rate और डिस्काउंट रेट और रिटर्न रेट। ठीक है, या फिर आप इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हो, जितना आपको इन्वेस्टमेंट पर आ रहा है। टी इज नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, कितना टाइम हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले की थी तो 4 ईयर, 3 साल पहले की तो 3 ईयर टाइम पीरियड आएगा। इंटरेस्ट रेट क्या, आपको इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी तो उस पर 10% आपको 10,000 मिल रहा है।
तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी और क्या उससे आपको टोटल नेट प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी कंपनी अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसी मेथड से कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है कि इंडिकेट दैट द प्रोजेक्टेड अर्निंग्स एक्सीड द एंटिसिपेटेड कॉस्ट। ठीक है, हमारी अर्निंग्स जब हमारे एंटिसिपेटेड कॉस्ट से ज्यादा आने लग जाती है, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ इन्वेस्ट कम किया था लेकिन हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो वो पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ऑन द अदर साइड नेगेटिव में आ जाता है कि जब आपकी जो अर्निंग है वो एंटिसिपेटेड कॉस्ट से कम होती है, लॉस होता है, आपको माइनस में आती है। जीरो में आ जाती है जब एग्जैक्टली आपके जो प्रोजेक्ट अर्निंग्स होती हैं वो आपकी एंटिसिपेटेड कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट, ना ही आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है वहां पे उस इन्वेस्टमेंट से, ना ही कोई लॉस हो रहा है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। सबको क्लियर है यहाँ तक? एंड अनदर मेथड इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड में सिर्फ यही नहीं हम डिफाइन कर सकते कि अगर आपने किसी भी तरीके कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, तो कितने टाइम में आपको पे बैक हो रहा है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है और कितना मार्जिन पे बैक का कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी सबसे पहले, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लोज, और आपके पास कितने इनफ्लोज आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 1 lakh and is expected to generate 25,000 in annual cash inflows, then the payback period would be 4 years. ठीक है, यही होगा ना अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 लाख इन्वेस्ट करने से आप हर साल 25,000 आप अर्न कर रहे हो उससे, दैट मीन्स कि अगले 4 साल में आप अपने पूरा जो पे बैक है आपको हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनका ओवरऑल एमबीबीएस करते करते अराउंड 10 लाख का कॉस्ट हो जाता है सारा। ठीक है, एक्सपेंडिचर इतने आ जाते हैं 10 लाख की। देन आफ्टर दैट कोई जॉब करते हैं, देन कितने ईयर उनको लग जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि उनकी अर्निंग क्या है, कि अपना पे बैक अपना करने के लिए, कंप्लीट जो उनकी जो भी स्पेंड हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए। बिजनेस भी इसी माइंडसेट से चलता है कि हाँ पे बैक कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो कितने टाइम तक आप अपने पे बैक ले लोगे, उसके बाद जो ऊपर चीजें होती हैं वो आपका प्रॉफिट होता है एक्चुअली। ठीक है, जो आपके इन्वेस्टमेंट से ऊपर होने लग जाए, आपका पे बैक पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद आपको प्रॉफिट होने लग जाए। आपको न्यू इन्वेस्टमेंट साथ में साथ करते रहना है, लेकिन उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है इसी तरीके से। सबको क्लियर है यहाँ तक? So let's proceed with next topic, that is your internal rate of return क्या होता है। जो भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक कि हाँ हम कैलकुलेटिंग करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट में। ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है आपको उससे, उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं। उसमें कितने परसेंट डिस्काउंट रेट आता है। आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ ही रिलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये। यस, दिस वन। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल
कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए, जिसके लिए आपको $300 इन ईयर रिटर्न मिल रहा है, 100 इन्वेस्ट करके आप 300 रिटर्न मिल रही है आपको, वो ज्यादा फेवरेबल है रेदर देन कि आप $10,000 इन्वेस्ट करके आपको सिर्फ 20,000 की रिटर्न मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट स्मॉल और बिग हो सकती है, लेकिन आपने टाइम्स ऑफ रिटर्न देख कैलकुलेट करना है। जहां पे हम $100 इन्वेस्ट करें लेकिन आपको 300 मिल रहा है, डेट मीन्स 2 टाइम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 10,000 करके सिर्फ 20,000 हो रहा है, डेट इज 1 टाइम प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसी तरीके से कैलकुलेट करना है कि जौन से भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाई रिटर्न आपको किस पे आता है, आपने वो डिसाइड करना है, वो शॉर्टलिस्ट करनी है अपॉर्चुनिटी जिसके आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। इसका एक फॉर्मूला भी है। हम जनरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं ये वाले फॉर्मूले यूज करके अपनी आईआरआर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सीटी हेयर इज कैश फ्लो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। T is total time period. CO is initial investment. Initial investment is जो आप जब स्टार्टअप करते हो अपने कॉर्पोरेट का, उस टाइम जो इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कैपिटल बोल सकते हैं। एंड IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आपको उससे रिटर्न हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सब? इसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल चीजें करेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट प्रोसीड करें हम। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, आईआरआर का फॉर्मूला। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यहाँ पे सी डिफाइन द कैश फ्लोज। कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स आप कितनी अर्निंग हो रही है, आउटफ्लोज मतलब कितने एक्सपेंडिचर के थ्रू आपके कैश आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इन ईयर 50 लाख की अर्निंग हो रही है, लेकिन उस पे मेरे आउटफ्लो कितना हो रहा है, 20 लाख का हो रहा है। दैट मीन्स कि मेरा कैश फ्लो कितना आ गया, 30 लाख। ठीक है, हम उसको कैश फ्लो एट ए टाइम, इन ईयर जो भी टाइम पीरियड चल रहा है करंट पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरआरआर, 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंटेज है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको रेट डिफाइन होता है ना। फॉर एग्जांपल आप अपना बैंक में आप मनी डिपॉजिट करवाते हो, इंटरेस्ट रेट डिफाइन करते हैं ना वो 6%, 7%, 5%। इसी तरीके से जब आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताते हैं वो आपको कि आपको 10% मिलेगा, 15% मिलेगा। ठीक है, देन दोनों को प्लस करके ऊपर आ जाता है टाइम। टाइम मीन्स कि कितने साल का कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, क्या पता आपको 2 ईयर हो जाए, 3 ईयर हो जाए, तो उससे आप उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देन डिडक्ट C0, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में की कितनी थी, बिजनेस स्टार्ट करने टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो नहीं, चाहे अपने इन्वेस्टमेंट जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी, हम उसको भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया नमन? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है अभी?
कैपिटल का पता क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि जब आप डेट प्लस इक्विटी को लेके चलते हो ना, दोनों चीजें, कोई भी कंपनी है, ठीक है, डेट फाइनेंसिंग भी करती है और इक्विटी फाइनेंसिंग भी करती है। डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में हमने ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दोनों का स्ट्रक्चर लेके कंपनी स्टार्ट होती है, कैपिटल फंडिंग होती है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो किसी भी कंपनी का डिपेंड करता है, ठीक है, 70-30 भी हो सकता है, इक्विटी 70% और डेट 30% हो, 50-50 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, कोई भी परसेंटेज, कोई भी रेशो हो सकती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कितना रिस्क टेक ओवर करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ओवरऑल कितनी वैल्यू है। कैपिटल स्ट्रक्चर की इसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर की। अगर मैं एग्जांपल दूं, बेसिकली जो हमारी लास्ट स्लाइड में था कि किसी भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईटी सेक्टर है, कोई हेल्थ केयर सेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो अलग अलग होगी, ठीक है, उनकी जो रेशो है वो अलग होगी। कोई पर्सन है, प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप है उसकी, तो अपनी कंपनी में उसने क्या किया कि 50-60,000 उसने इक्विटी फंडिंग कर ली, 6,000 की, और 50,000 उसने फाइनेंसिंग मतलब डेट ले लिया। डेट मीन्स कि उसकी प्रॉपर उसको 1 लाख की कैपिटल चाहिए थी, तो वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए इसी तरीके से कंपनीज का अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वन इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए होती है, जो डेली बेसिस पे चीजें होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है, डेली के जो वर्किंग ऑपरेशंस हैं उनकी जो मैनेजमेंट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल में हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और एसेट्स की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल सबसे पहले जरूरी क्यों होती है? कैश को मैनेज करने के लिए। कितनी ऑब्लिगेशन है डेली बेसिस पे, कितना हमारा आउटफ्लो डेली बेसिस पे हो रहा है और इनफ्लो कितना हो रहा है, उसकी रेशो कैलकुलेट करनी। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, अगर हमें अपनी वर्किंग कैपिटल पता होगी तो ही हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक टेक्निक बताई हुई है, इकोनॉमिक ऑर्डर इक्विटी क्वांटिटी एंड जस्ट इन टाइम एंड एबीसी एनालिसिस। जस्ट इन टाइम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी टेक्निक होती क्या है? कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको जितना भी ऑर्डर आता है ना, जितना उसका प्रोडक्शन का उसको ऑर्डर रिसीव होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल परचेज करता है। दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। और वर्किंग कैपिटल में इस पे वर्क किया जाता है। एक्सेस में मटेरियल रखना ही नहीं है, ठीक है, रॉ मटेरियल को एक्सेस में नहीं रखना, जितना भी डेली बेसिस पे प्रोडक्शन होती है उसी की बेसिस पे रॉ मटेरियल ऑर्डर होता है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? इन्वेंट्री को हम सेव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज को कम करने के लिए ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? वही चीप रेट में, चीप प्राइस पर और कम से कम क्वांटिटी को हम ऑर्डर करके और स्टोर करके रखते हैं। एबीसी है जब आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, आपके पास कौन सी इन्वेंट्री ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है, कौन सी इन्वेंट्री अभी आपको चाहिए नहीं, ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल ज्यादा आपको यूज हो रहा है, अभी 60% यूज हो रहा है, कौन सा 20% यूज हो रहा है। दैट इज एबीसी एनालिसिस। उसके बेसिस पे आप इन्वेंट्री मैनेज करके रखते हो, और ये डेली बेसिस पे वर्किंग करने वाले काम होते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट,
टाइमली अब कितनी आपको कलेक्शंस आप कर रहे हो अपनी सेल्स की, जो भी आपको कितनी किस अमाउंट में पेमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक स्टॉक सेल करते हो, ठीक है, 100% पेमेंट आपको हो रही है या फिर आपको 50% एडवांस मिला है, 50% आफ्टर डिलीवरी द ऑर्डर मिल रहा है, क्या रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, पेबल मैनेजमेंट। अगर आप रिसीवेबल मैनेजमेंट करोगे डील, तो पेबल भी करोगे। रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, कितनी टाइमली पेमेंट कर रहे हो, उसकी एडवांस देना पड़ रहा है आपको, और देन आफ्टर डिलीवरी कितना पे कर रहे हैं। अपने शॉर्ट टर्म जो ऐसी फाइनेंसिंग है उसको स्मूथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ये शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये हिल जाती है ना अगर आपके, तो आपके लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए छोटे छोटे मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? वर्किंग कैपिटल को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। वर्किंग कैपिटल बेसिकली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट, जो भी आपकी एसेट्स है माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी की $1 लाख जो करंट एसेट्स है, 30,000 उसकी लायबिलिटीज है, देन उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, 70,000। करंट पीरियड में हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिस मीन की कंपनी है $70,000 एंड डिस्पोजेबल इन द शॉर्ट इफ इट नीड टू रेज मनी फ्रॉम एमपीज। अगर किसी भी तरीके की नीड होती है शॉर्ट टर्म, आप उसके लिए रेडी हो। अगर कंपनी के पास फंडिंग होते हैं, रिजर्व्स होती है मनी, तो ही हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहती है ना कंपनी। एक फंडिंग होना बहुत जरूरी है, एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। हमारी अगर जनरल लाइफ की मैं बात करती हूँ, तो भी एक पर्सन के पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि उसका उसके लिए वो बैकअप बनी रहे किसी भी सिचुएशन पे। कंपनीज तो फिर भी बहुत ही रिस्क पे काम करती है, तो उनके लिए बैकअप प्लान भी होना जरूरी है। वो हम डेली बेसिस पे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके कर सकते हैं। करंट एसेट्स जो भी हैं, आप उसको कैलकुलेट करते रहो, आपके पास कितनी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज आप कितनी उसके अगेंस्ट पे कर रहे हो, तो आपको कितना बच रहा है उसमें, जो आप रेगुलर एक्सपेंसेस या रेगुलर या फिर कंपनी की एक्सपेंशन पे यूज कर सकते हो। डन? यहाँ तक सबको क्लियर है? And another topic is merger versus acquisition. ओवरव्यू है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको डिफाइन किया था कि जब दो कंपनीज कम्युलेट हो जाती हैं, एक कंपनी बन जाती है, दैट इज मर्जर। ए प्राइवेट लिमिटेड एंड बी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंबाइन होके थर्ड कंपनी सी प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है, दैट इज मर्ज हो जाना। एक्वायर करना, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, एंड जो जो कंपनी एक्वायर हो जाती है दूसरी कंपनी के थ्रू, उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है प्रॉपर्ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड द्वारा एक्वायर कर ली है, तो खत्म हो जाएगी, उसका कुछ भी नहीं रहेगा, फिर वाई लिमिटेड के नेम थ्रू चलेगी। शेयर होल्डर्स या जो उसकी मैनेजमेंट वो वाई लिमिटेड कंपनी की होगी। एक्विजिशन, इसकी और भी करंट एग्जांपल्स हैं और इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, तो इनमें मिसअंडरस्टूड नाम कुछ हो नहीं सकता इन वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज डिफाइन की है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मर्जर एंड एक्विजिशन जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के, कोई बता सकता है यहाँ पे? मैम सस्टेन करना मार्केट में, अगर कोई लार्ज कॉम्पिटिटर आ गया है तो दो कंपनी मर्ज कर लेती है ताकि वो सस्टेन कर सके अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। यस। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोई स्मॉल यूनिट होते हैं, जो बिजनेस यूनिट होते हैं, वो
कोई एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी के साथ कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, समटाइम कंपनी सरवाइव नहीं कर पाती, इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो एक ब्रांडेड कंपनी के साथ लग के वो अपना भी काम चला लेती है, ये भी एक एक्विजिशन का रीजन होता है। ठीक है, मर्जर का ये होता है, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि मेरी ये दोनों कंपनीज कंबाइन करके हमारी कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे मर्जर का चांस हो जाता है। मैम कुछ कभी किसी एग्जांपल्स यहाँ एक पे। मेजर कंपनी को ऐसा ऐसा थ्रेट फील होता है कि कोई न्यू कंपनी है जो फ्यूचर में उसको कंपटीशन दे सकती है और कोई और उसका कंपटीटर उसे एक्वायर कर सकता है, तो इसलिए वो खुद ही एक्वायर कर लेती है उस कंपनी को और मर्ज कर लेती है खुद में। यस, एनीवन एल्स? ओके कशिश, जो नहीं भी बोल सकते वो मतलब मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कि आपने माइक ऑन करके बोलना है, बस आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंडिया के मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन हुई है। ठीक है, मर्जर की एग्जांपल है कि ये तो बेसिक एग्जांपल्स है जो मैंने मीनिंग क्लियर करने के लिए की थी। ठीक है, company X merged with company Y to form a bigger company with the new name A. The merger of GlaxoSmithKline and SmithKline Beckham working under the name GlaxoSmithKline. ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना। एक्विजिशन भी हुआ है। ठीक है, X acquire by company Y, company X manages and control the business of company Y. टाटा मोटर्स ने एक्वायर की थी जैगुआर कार्स एंड लैंड रोवर फ्रॉम द फोर्ड मोटर्स। ठीक है, लेकिन वो अभी टाटा मोटर्स के नाम पर ही चल रही है कंपनी। टाटा ग्रुप ने एक्वायर्ड की थी एयर इंडिया। सो द टाटा ग्रुप एक्वायर्ड एयर इंडिया, द नेशनलाइज्ड एयरलाइन इन 2022 में, रिसेंटली 2 ईयर अगो की बात है ये। क्यों की थी, इसका क्या रीजन है, यहाँ पे वो भी डिफाइन किया है, क्योंकि एयर इंडिया को बहुत स्ट्रगल कर रही थी वो। ठीक है, कोविड-19 की वजह से बहुत कंपनी लॉस में चली गई थी, इसीलिए वो टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर ली। पीवीआर मर्ज हो गया था आइनॉक्स के साथ, इसका क्या रीजन हो सकता है। इंडिया की जो 2 लीडिंग सिनेमा फ्रेंचाइजी थी ना, पीवीआर एंड आइनॉक्स, अभी आपने सुना नहीं होगा, पीवीआर ही आप बेसिकली सुना होगा आपने, 2022 में ये मर्ज हुई है। ठीक है, ये भी कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पेंडेमिक के टाइम में बहुत लॉसेस हो रहे थे, तो ये मर्ज हो गई। कंपनी की इतनी ब्रांडिंग और मार्केट वैल्यू कम हो गई थी इसकी। जोमेटो एक्वायर्ड ब्लिंकिट। जोमेटो ने इंडियन फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो एक्वायर्ड ब्लिंकिट, द क्विक कॉमर्स कंपनी, इन रुपीज 4,447 crore. Zomato operate in the food delivery and restaurant hosting business, but with the acquisition of Blinkit, it will also be able to enter the quick commerce field. अभी quick commerce field भी करती है, तो जो Blinkit है ना अभी चल रही, वो Zomato ने एक्वायर कर ली हुई है, वो उसी के अंडर वर्क कर रही है। सबको यहाँ तक क्लियर है? अभी आपका क्या अभी आपकी एक एक्टिविटी होगी जिसमें हम एक प्रैक्टिकल टास्क करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल आप एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैंने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है यहाँ पे। सारे अपने, अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो वैसे कैलकुलेट करोगे तो नो इशू। कैलकुलेटर, जो भी आपकी नोटबुक पेन अपने पास रख लो, एंड मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, आफ्टर दैट आप इसे कैलकुलेट करो, देन मैं ये देखती हूँ कि आपने सच में ये सेशन को क्या ऑब्जर्व किया है, क्या लर्निंग हुई है आपकी। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है,
ठीक है, कंसीडर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लो। एक प्रोजेक्ट लेके चल लो जिसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख करने की नीड है। देन पहले साल में हमने कैश इनफ्लो हमारा कितना होता है 30,000, ईयर 2 में 40,000 एंड इन ईयर थर्ड 50,000। दैट मीन्स कि ईयर बाय ईयर वो बढ़ता ही जा रहा है। डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना हमें कितना है, फिक्स्ड 10% है फॉर ऑल 3 इयर्स, जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप ये कैलकुलेट करो आप इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला भी शो कर देती हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू का। सबको विजिबल है स्क्रीन? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर्मूले का। जब आपका स्क्रीनशॉट हो गया देन आप एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन वाली स्लाइड प्रेजेंट कर दूंगी। ओके, प्रिया ने तो कैलकुलेट भी कर लिया, -2104। सो आपका नेगेटिव एनपी भी नेगेटिव है। सब कर रहे हैं कैलकुलेट? हिंट देने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर सकती हूँ, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग 1 लाख की रहेगी। ठीक है, मान लें कि की थी आपने स्टार्टअप के टाइम, उस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। ईयर 1 में कितना आपका अर्निंग हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। हाउ मच टाइम, यहाँ पे 0 टाइम आ जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 1 साल बढ़ जाएगा एंड थर्ड ईयर में 2 टाइम आ जाएगा। एंड नाउ टेल मी कि आपने कैसे कैलकुलेट किया ये एक्चुअली आपका टास्क भी है। ठीक है, तो इसका सारे कैलकुलेट करके रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका क्वेश्चन का भी ले लो, चाहे ये मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका भी ले लो। तो इसका जो प्रॉपर डिस्कशन है वो कल होगा, स्टार्ट ऑफ जब हम स्टार्ट करेंगे ना, बिफोर स्टार्टिंग थर्ड सेशन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सारे अपना आंसर रेडी रखना इसके लिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, आईआरआर कितनी आ रही है, क्योंकि आईआरआर भी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम।
आई वांट कि सारे टेक्स्ट बॉक्स में अपने आंसर लिखें। मैं कल किसी को भी बोल भी सकती हूँ जब आपका फाइनल डिस्कशन होगा ना, कि आपने एक्चुअल में कहाँ पर कैलकुलेट किया, कैसे किया, इसके बाद वाली कैलकुलेशन। वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको डिफाइन कर ही दिया है मेथड। संचिता, रिया, जयेश, प्रिया, सिर्फ 4 जन के रिप्लाई आए हैं अभी तक। एंड बाकी सब कर रहे हैं कैलकुलेट। अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन आप यहाँ पर ही क्लियर कर सकते हो। वेरी गुड प्रिया, आईआरआर भी कैलकुलेट कर लिया आपने। सबका हो गया या फिर आप बाद में ही करोगे सब? सो नाउ दिस इज डाउट सेशन टाइम। पूरे सेशन में ये सिर्फ एक ये प्रैक्टिकल टास्क को छोड़ के, क्योंकि हम कल स्टार्टिंग में डिस्कस, किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो अभी।
Okay. Ranveer. How to calculate expected annual cash flow inflow? Expected annual cash flows में सबसे पहले आप अपना एनुअल कैश फ्लो किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो? अपने इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे। सिंपल फॉर्मूला क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, अभी आप इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो तो आप आपकी जितनी सेल हो रही है, जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसी के बेसिस पे इनफ्लो होगा। एंड ऑल्सो कितने आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, आपके बिजनेस में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कैश फ्लो निकल आएगा। ठीक है, कैश फ्लो माइनस आउटफ्लो ही हम कैलकुलेट करते हैं। किसी और का कोई डाउट हो? ओके, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों हम यूज करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि क्या कोई भी हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बेनिफिशियल हो सकती है, नहीं हो सकती। जो सा भी हम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए वो प्रॉफिटेबल होता है, नहीं प्रॉफिटेबल होता। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल होगा देन आपको वो पॉजिटिव एनपीवी आपकी निकल आएगी, नेगेटिव में नेगेटिव एनपीवी, एंड देन जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी तो वो आपका जीरो आ जाएगा। देखो, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट सुना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पता ही है ना, जैसे इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख थी, तो अभी उसकी वैल्यू आफ्टर 10 ईयर 10 लाख हो गई है। ठीक है, तो डेट मीन्स की टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या उसकी निकल के आ रही है। टाइम में चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ वैल्यू भी चेंज होती है। इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके साथ ऑटोमेटिकली चीजों की वैल्यू चेंज होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ साल पहले की गई इन्वेस्टमेंट में भी डिफरेंशिएट होगा आज के टाइम में। नेट प्रेजेंट वैल्यू में बेसिकली जो भी आपके उस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारी चीजों को डिडक्ट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। कोई और डाउट किसी का? ऑल क्लियर? सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज इसमें
स्टडी किए, किसी में कोई इशू नहीं है, सारे क्लियर हैं। मोस्टली तो आप सबको पहले भी पता होंगे सारे। कुछ ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कभी भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, आंसर नहीं कर पाते। जैसे शिवांग, आई डोंट थिंक सो कि आज तक कभी इन्होंने रिप्लाई किया है। अपना माइक ओपन कर सकते हो शिवांग? आप ओवरऑल कंक्लूड करके बताओ कि आज आपने बेसिकली क्या लर्न किया है। ओके, आशीष। इशू क्या आ रहा है आपको नमन? कौन सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो? इट्स ओके मार्कशी। बट अगर आप, अगर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी के प्रोजेक्ट के इस सारे टॉपिक्स होंगे तो आपका मार्क क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है, कभी भी क्लियर कर सकते हो। Okay. If we add all the amounts, then answer is 5%. Okay. Basically, presenting. जैसे आपको सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई, देन उसके बाद इनफ्लोस बताए। कि कितना आपको इनफ्लो हो रहा है, फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, अब अगर आप उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज आपको सबको प्लस नहीं करना होता। आपका जो 1 लाख है ना, वो तो आपका डिडक्ट होगा ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव ही आएगा, आप 1 लाख को माइनस में लेके चलो। या तो फिर आपका इशू आ रहा होगा जब आप वो कैलकुलेट कर रहे हो, एनपीवी पर ईयर कैलकुलेट कर रहे हो, जहाँ पे आपको अपने कैश इनफ्लो को डिवाइड करना होता है 1 प्लस रेट के साथ। 1 प्लस रेट कैसे, मतलब 10% है, 1 प्लस 10% इज 1.1 हो गया। देन 1.1 के ऊपर वैल्यू डिफाइन की है। 1.1 ब्रैकेट में है, जैसे फॉर्मूले में दिखाया था, उसके ऊपर टाइम पीरियड है, डेट मीन्स उतने टाइम है। मल्टीप्लाई नहीं करना 1.1 को 1 के साथ, 2 के साथ, उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, डेट
Am I audible? मेरा जो नेटवर्क था वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली वाईफाई से, तो ऑटोमेटिकली लीव हो गई क्लास। एंड नमन का डाउट मैं क्लियर कर रही थी कि फॉर्मूले को उसने सही नहीं अप्लाई किया होगा, तभी उसका 6 और 7 यूनिट में आंसर आ रहा है। एंड हमेशा अपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको इनफ्लो से हम डिडक्ट करते हैं एक्चुअल पेमेंट निकालने के लिए। किसी और पर्सन का कोई डाउट हो? रिया, आपको अगर पीपीटी वगैरह कुछ भी और चाहिए, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे सर, लेकिन आप सर से बात कर सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अगर किसी का भी कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो क्लास। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम।